हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। तो आज जो क्लास है हिस्ट्री की 5वें नंबर की क्लास है, 5th क्लास है हमारी आज। ठीक है, आज हम करेंगे गवर्नर्स ऑफ बंगाल। ठीक है, और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आज हम करेंगे। ठीक है, क्लास 5 है आज। और आपके कोई डाउट है, मेरे पास आए हैं 1-2 डाउट, वो मैं एक साथ करा दूंगा आपको। अभी और आ जाने दो, जैसे आप बता रहे हो सब मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको वो सब करा दूंगा। हिस्ट्री के डाउट, मैथ की बात नहीं हो रही अभी। ठीक है, चलें तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। गवर्नर ऑफ बंगाल, चलिए। तो सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे, मतलब पहले ही गवर्नर जो ब्रिटिश एम्पायर के बने थे, वो थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। आज ना आप क्लास पे ध्यान दीजिएगा, कैमरे पे कम। ठीक है, क्योंकि कैमरा ऐसे ब्लर होगा बार बार। तो चलिए, पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल के पहले गवर्नर थे। जब मैंने आपको पढ़ाया भी था, कब? बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाया था, तो उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव ही थे ना। 1750 इसका इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए। तो इनका टाइम पीरियड है 1757 से लेके 60 तक। ये 57 है, ठीक है। 57 से 60 तक इनका क्या था? टाइम पीरियड था। मतलब इन्होंने जब तक ये बंगाल के गवर्नर रहे थे, इन्हीं को ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। तो क्या कहा जाता है इनको? ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है। और इन्होंने ही, आपको पता है कि जब बंगाल में इन्होंने अपना रेड फोर्ट विलियम बनाया था, तो उसी टाइम से बंगाल के गवर्नर हैं। और इन्होंने ही बंगाल का मतलब अपना अंग्रेजों का राज स्थापित किया था इंडिया में। ठीक है, इनके टाइम पे कौन सी बैटल हुई थी? देखो एक बार ना आपकी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, जितना अब तक पढ़ा है किसमें, हमारे इन गवर्नर्स में। तो इनके टाइम पे हुई थी बैटल ऑफ कौन सी? प्लासी। आप सबको याद भी होगा। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी इनके टाइम पे, आपको याद है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? दोबारा से डेट बता रहा हूँ, 23 जून। ये ना इनके साथ भी लिख लेना, ये मत सोचना हमने तो ये पहले नोट किया हुआ था, अब नहीं करते हैं, बस ऐसे ही सुन लेते हैं। ये इसके साथ ही लिखना, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में। ठीक है, 23 जून 1757। और इन्होंने ही मीर जाफर को नया नवाब बनाया था, याद है ना? देखो सारी बात पता चली ना अब तक। बस इतना ही काम था इनका। और इन्होंने ट्रीटी की थी, वो तो आपको सबको पता ही है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यही क्वेश्चन बनेंगे इनसे। ठीक है, चलो आगे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगले हैं हमारे वेंसिटार्ट। ये कब से कब तक? मैं देखो टाइम पीरियड के हिसाब से करा रहा हूँ। अब 60 से 65 आ गया, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एंड तक जाएंगे हम। 17 कब से शुरू किया हमने? 57 से, जब से ब्रिटिश एम्पायर शुरू हुआ इस्टेब्लिश होना इंडिया में। और अब आ गए हम 60 से 65 वाले पीरियड में। इसमें क्या होता है कि इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने दीवानी राइट्स होते हैं ना, दीवानी राइट मतलब टैक्स कलेक्शन के राइट, लिख लो दीवानी राइट्स। हिंदी में भी लिख सकते हो दीवानी राइट्स। ठीक है ना? तो जो दीवानी राइट्स हैं वो किसको दे मतलब 24 परगना, वहाँ पे ना 24 परगना था, उसके दीवानी राइट किसको मिल गए? वेंसिटार्ट को। कहाँ पे? बंगाल में। और इनके टाइम पे कौन सी बैटल हुई? याद करो, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर इनके टाइम पे होती है। ठीक है, ये भी आपको याद होगा। ये कब हुई थी? मैंने आपको बताई भी थी इसकी डेट, तो 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, क्लियर? और इसमें क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर में जो इनका मतलब वो होता है ना कमांडर, वो कौन होता है? हेक्टर मुनरो। याद है ना? ये मैंने करवाया था आपको, देखो सारा रिवाइज हो जाएगा। और ये अगेंस्ट किसके होता है? मतलब जो इनकी तरफ से, जो बैटल ऑफ बक्सर में वो तीनों थे, उनकी तरफ से जो सेनापति था उनका, उसका नाम क्या था? लिख लो उसका नाम भी, गुरगिन खान। गुरगिन खान। ठीक है, चलो आगे।
ये हो गई अब 1765 तक की बात, 1765 तक हम पहुंच गए। अब चलते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया था कि संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा वापस बुलाया गया था इंडिया में। तो ये कब से कब तक रहा था, फिर 2 साल के लिए आया था, जब भी लिखवाया था अब भी लिख लो। तो 65 से 67 तक इस टाइम पे इन्होंने क्या क्या किया? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 and 2 दोनों, बोथ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 and 2। चलूं आगे। और इन्होंने क्या किया? अपॉइंटेड, किसको किया अपॉइंट? डेप्यूटी दीवान। अभी जो दीवानी राइट मिले थे ना, उसके तहत इन्होंने डेप्यूटी दीवान बना दिया, कहाँ का? बंगाल का, ठीक है। उसके बाद इसी के टाइम पे डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, मतलब द्वैध शासन। कैसे कि भाई टैक्स वगैरह मनी वाला जितने भी काम थे ना, सारे तो ये करते थे, ठीक है। और बाकी जो बचते हैं, जैसे कि सरकार को चलाना, ये सब काम ये कौन करता था? ये मतलब उसको दिया हुआ था जो उस टाइम पे बंगाल का नवाब बना था, ठीक है। तो बाकी काम तो जितने भी इनकम से रिलेटेड थे वो सारे किए किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। इस तरीके से ये सारा चला। और आलमगीर सेकंड था ना, ये कौन था? आलमगीर सेकंड, मुगल सम्राट था ये। इसने टाइटल दिया कौन सा? उमरा का। उमरा का टाइटल देता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। क्लियर? चलूं आगे। इसके बाद अगले हम पढ़ते हैं, इसने प्रतिबंध लगा दिया किस पे? ट्रेड पे एंड गिफ्ट पे। किसके गिफ्ट और ट्रेड पे? ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के। मतलब जो भारत में ब्रिटिश के लोग काम कर रहे थे ना, उनको भारतवासियों से, राजाओं से, मतलब किसी से भी ट्रेड करने पे और गिफ्ट लेने पे बंद लगा दिया, क्योंकि वो यहाँ पे उनके एज अ कर्मचारी आए थे, ना कि वो अपना खुद का बिजनेस करने। तो उनके ट्रेड पे बैन लगा दिया इन्होंने, और उनको गिफ्ट लेने पे भी बैन लगा दिया कि तुम किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हुई, और इसी की वजह से एक वाइट रिवोल्ट हो गया अंग्रेजों में ही खुद का। तो इसी के टाइम पे क्या हुआ? वाइट रिवोल्ट। वाइट रिवोल्ट क्यों नाम दिया? हम कहते थे ना अंग्रेजों को गोरे, तो इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया था? वाइट रिवोल्ट, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे क्या होता है? 3 मिलिट्री सेंटर बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? इलाहाबाद में, दूसरा बानीपुर में, ठीक है। ये दोबारा से लिखना पड़ेगा ये वाला, तो बानीपुर, ठीक है। तीसरा कहाँ पे बनाया गया? मुंगेर में। क्लियर? इतना हो गया सबको क्लियर? चलूँ आगे। तो ये था अब तक का इसका रॉबर्ट क्लाइव का। अब आगे देख लेते हैं अगले वाले का कौन है नेक्स्ट। तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, ये हो गया कब तक हमारा? 1767 तक हो गया था। अब ना इसके बीच में 2 छोटे से ऐसे ही गवर्नर बने थे, उनका नाम लिखना और टाइम पीरियड लिख लेना एक बार, ठीक है। ये बना था वर्लेस्ट, टाइम पीरियड क्या था? 67 से 69, मतलब 1767 से 69 तक, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट एक और बनता है, कौन? कर्टियार। ये कब तक? 69 से 72 तक, समझ गए ना? 1769 से। क्लियर? चलूँ आगे। अब आ जाते हैं मेन। नेक्स्ट कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। ये कब से कब तक रहते हैं? 1772 से 1774 तक एक बार, फिर बताता हूँ दोबारा भी रहेंगे अभी, ठीक है। इसमें क्या होगा अभी मैं सब बताऊंगा आपको। ये क्या करते हैं? जो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट चलाई थी उसको क्या कर दिया? खत्म, एंड कर दिया डुअल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसने दीवानी कोर्ट बनाई भारत में, दीवानी कोर्ट मतलब सिविल कोर्ट भी जिनको हम कहते हैं, जहाँ पे सिविल मामलों की सुनवाई होती थी, ठीक है।
इसी टाइम पे एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये जरूर लिख लेना रेगुलेटिंग एक्ट। ये मैं सारे अलग से भी पढ़ाऊंगा एक्ट, कौन से एक्ट में क्या क्या हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट आएगा इसी के टाइम पे 1773 में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रख लेना है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दो चीज़ें हुई थी। पहली चीज़ क्या हुई थी कि मैं बता देता हूँ आपको इसमें, इसके तहत ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, ये लास्ट गवर्नर थे कहाँ के, बंगाल के। क्यों? क्योंकि इस 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था उसका पोस्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी भी इंडिया नहीं हुआ है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही है। इसीलिए इनको लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बस पोस्ट का नाम चेंज हुआ था, ठीक है। थे तो यही, तो ये 72 से 74 तक तो रहते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। और इसी टाइम पे इन्होंने एक चीज़ और कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, पता ही है, कोलकाता में। और इसके फर्स्ट जस्टिस किसको बनाया गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। फर्स्ट जस्टिस कौन थे, तो एलिजा एम्फे, एलिजा एम्फे, ठीक है ना। एलिजा एम्फे को क्या बनाया गया, फर्स्ट जस्टिस बनाया गया। आप लिख लेना स्पेलिंग वगैरह में, वैसे तो सही लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज कैमरा थोड़ा टेढ़ा ही रहेगा क्योंकि फोकस नहीं है लाइट का, ठीक है ना। चलूँ आगे, चलिए इतना हो गया। अब ना वारेन हेस्टिंग का सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है, कब से कब तक, अब ये बन चुके हैं गवर्नर जनरल ऑफ क्या, बंगाल। 1774 से कब तक, 85 तक, ये बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, ठीक है। 74 से 85 तक रहेंगे, ठीक है। अब लिखते जाना इनके बारे में। फर्स्ट गवर्नर जनरल बने बंगाल के, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे आते हैं सेटलमेंट एक्ट, लिखो सेटलमेंट एक्ट। आज तो आवाज़ सही आ रही होगी, आज मैंने ईयरफोन यूज़ नहीं किया, देखते कैसी आवाज़ आएगी। सेटलमेंट एक्ट 1781, ठीक है। ये दो चीज़ें की, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इस सेटलमेंट एक्ट के अंदर क्या होता है कि ये जो पावर थी ना गवर्नर जनरल की और सुप्रीम कोर्ट की, डिवाइड हो जाती है। जो गवर्नर जनरल की पावर और सुप्रीम कोर्ट की पावर को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, कि दोनों का कंट्रोल बता दिया गया कि कौन क्या करेगा, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे पहला मदरसा बनता है कहाँ पे, कलकत्ता में। पहला मदरसा कब, 1781 में ही बना दिया था ये, लिख लो अब इसको, ठीक है। उसके बाद इनकी एक बैटल होती है, किसके साथ, मराठाओं के साथ, बैटल ऑफ तालगांव। देखो मैंने कुछ बैटल्स वहाँ पे नहीं कराई होंगी तो अब सब हो जाएंगी। बैटल ऑफ, जब मराठा पढ़ाया था शायद उसमें ये वाली नहीं बताई थी जितना मुझे याद है, बैटल ऑफ तालगांव। तो इनके टाइम पे ये बैटल हुई थी। कब हुई थी, टाइम पीरियड भी लिखो, 1779 में। किसके अगेंस्ट हुई थी, मराठाओं के अगेंस्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर। बैटल ऑफ तालगांव किसके अगेंस्ट, मराठाओं के अगेंस्ट। कब हुई थी, 1779 में हुई थी, क्लियर। चलो इनके टाइम पे एक चीज़ हो रही थी, सेकंड एंग्लो मैसूर वार। मैंने कहा था ना जब मैं गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा दोबारा से। तो एंग्लो मैसूर वार, जब उस टाइम पे मैंने लिखवाया था कि इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था इस टाइम पे, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे एक चीज़ और होती है, क्या, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब ये आपका काम है आज बताना कमेंट करके कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कौन से बैटल का बाद हुई थी, मैंने आपको लिखवाया होगा, ठीक है। जब बैटल पढ़ा रहा था मैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये पूरा लिख देता हूँ एक बार, मैंगलोर। अरे मैंगलोर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसके बाद इन्होंने, मैंने आपको एक सिस्टम पढ़ाया था ना,
कौन सा, जब वो पढ़ा रहा था मैं, कल ही पढ़ाया शायद मैंने, रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपको मैंने उसमें इकोनॉमिक रीजन में बताया होगा कि इजारेदारी सिस्टम, इजारेदारी सिस्टम मतलब, इसका मतलब क्या, पहले तो इसका मतलब समझो। लैंड, इसका मतलब है लैंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब कि ठेके पे जमीन को देके फार्मिंग की जाने वाली, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर इतनी बात। कब का था ये? 1776 में, जो ये अभी इजरायली सिस्टम बताया ना मैंने, 1776 में। क्लियर, चलिए आगे। इसके बाद अब आगे चलते हैं, तो और आगे क्या आया, अगला आया पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स लिखो, पिट्स इंडिया एक्ट। ये ना 10-11 साल बाद इनका एक अपडेट आती थी, कहाँ से, रूल्स में, ब्रिटेन से। तो ये 1784 में आता है। पिछला कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट? 1783 में। ये आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आएगा। ठीक है, बाय। और इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी ना, उसके मेंबर 4 से घटा के कितने कर दिए गए? 3। वैसे मैं ये सारे एक्ट डीप भी पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, जितने भी इसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे ना उतना पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे ये पूछा जाएगा कि गीता किसके टाइम पे इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी? तो किसके टाइम पे की गई? वारेन हेस्टिंग के। किसके द्वारा की गई? चार्ल्स विल्किस के द्वारा। गीता, जो हमारी होली बुक है गीता, उसको। ठीक है, इसी के अलावा और भी बुक थी, जैसे हितोपदेश, ये भी इसी के टाइम पे कन्वर्ट की गई इंग्लिश में। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किस के द्वारा ही। ठीक है, एक बुक और है, देखो हिस्ट्री की बुक भी याद हो जाएंगी, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ये खुद वारेन हेस्टिंग ने खुद की थी अपने आप, किसमें? ठीक है, और इसके अलावा ये तो 3 बुक हो गई। अब इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी इन्हीं के टाइम पे बनी थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक चीज और स्टार्ट की थी, पोस्ट ऑफ कलेक्टर, जिसको आज हम डीएम कहते हैं ना, उसकी पोस्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए थे इंडिया के लिए। देखो सुप्रीम कोर्ट, दीवानी कोर्ट, ये कलेक्टर की पोस्ट, फिर उसके बाद मदरसा भी ओपन किया इंडिया, मतलब बहुत सारे काम किए थे इन्होंने। तो इनको अच्छे गवर्नर जनरल थे ये अपने टाइम के। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद आते हैं अगले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या रहता है? 1786 से 1793। बीच में जो 85 के ना, वो बिल्कुल एंड में गए थे, तो 86 से स्टार्ट हुआ इनका, 1786 से 1793। और एक बार और आते हैं 1 साल के लिए, 1805 में। ठीक है, चलें आगे। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के राइट थे ना, अब क्या इन्होंने पावर का डिवीज़न किया आके। जितनी भी हमारी जैसे डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, भाई हमारा एक इलाका है तो उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगी, उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के राइट को किसको दे दिया? डीएम को। जैसे आजकल होता है ना, डीएम के पास सारे राइट होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, तो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारे राइट्स दे दिए। और दूसरी चीज़ इनके टाइम पे क्या होती है? थर्ड एंगल मैसूर वार, मतलब थर्ड एंग्लो मैसूर वार इन्हीं के टाइम पे होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, लिख लो जल्दी जल्दी, रफ कर दूंगा फिर मैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से 92। अब बोर्ड होता तो मैं एक ही पेज पे, एक ही उस पे सारे लिख देता, बट क्या करें, अब इस पे ही लिखना पड़ेगा, कोई नहीं, आप नोट करते जाइए साथ साथ। ठीक है, चलूँ आगे। इसके बाद इन्हीं के साथ में ये जैसे ही वार खत्म होता है, तो मैंने आपको एक ट्रीटी बढ़ाई थी, क्या? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। साफ नहीं लिखा जा रहा है आज, पता नहीं क्यों, मार्कर में दिक्कत होगी कोई, बट आप ये कर लो। ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम।
क्लियर। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुई थी। किसके अगेंस्ट हुई थी? ये तो याद होगा ना आपको, टीपू सुल्तान। ये जब बैटल पड़ा रहा था एंग्लो मैसूर, टीपू सुल्तान, ठीक है ना, उस टाइम पे गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने क्या स्टार्ट किया? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये भी पढ़ा रखा है मैंने, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है ना। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आपको मैंने बताया हुआ है। ये कब? 1793 में, ठीक है। चलूँ आगे, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपको मैंने कल वो भी पढ़ाया था, रैयतवाड़ी, वो भी इन्हीं के टाइम पे। ये कल मैंने आपको सब पढ़ा दिया, इसलिए सब रिवाइज हो रहा है आज, ठीक है। कुछ नई चीज़ों के साथ पुरानी चीज़ें भी रिवाइज हो जाएंगी सारे, ठीक है। तो इन्होंने रैयतवाड़ी या इस्तेमरारी भी कह सकते हैं हम इसको, ये वाला सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलता हूँ। तो इन्होंने क्या क्या दिया इंडिया को? इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, ठीक है। दूसरा, फादर ऑफ इंडियन सिटीजन सर्विसेज, ठीक है। चौथा, दूसरा ही हुआ ना अभी, तो तीसरा बताता हूं अब मैं। तीसरा क्या था इनके पास टाइटल? फादर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, क्लियर है। इतना था लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट को क्या कर दिया? बैन कर दिया, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट लिख लो, क्रिमिनल कोर्ट बैन, क्रिमिनल कोर्ट बैंड। ये ना एक टाइम पीरियड वाइज चल रहा है, तो लिंक करते चलना है आपको सारी चीज़ों को, कब क्या हुआ, और आपको इससे याद भी रह जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये पहली गवर्नमेंट थी जिसका टॉम्ब कहाँ पे था? गाजीपुर में, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट गाजीपुर से ऑपरेट हो रही थी, ठीक है। चलूँ आगे, अगले गवर्नर जनरल को देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे जॉन शोर। ये शोर के आगे ना ई और लगा लेना, ठीक है, जॉन शोर। अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं इनके टाइम पे क्या क्या होता है। इनके टाइम पे आता है चार्टर एक्ट 1793। क्या आएगा? चार्टर एक्ट 1793। तो एक बार जल्दी से बताओ कौन कौन से आ गए। मन में भी रिवाइज करोगे ना आपको हो जाएगा। जैसे पहला आया, आज कैमरे को मैं और छोटा कर देता हूँ। चार्टर एक्ट 1793 आया, ठीक है। उससे पहले क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। फिर क्या आता है? ये वाला 84 में आता है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, और अब ये आता है चार्टर एक्ट 1793 में, ठीक है। चलूँ आगे। इसमें क्या क्या होता है? जो डीएम को ना सारी पावर दे दी गई थी ना, उसमें से जुडिशियल पावर वापस ले ली गई, जुडिशियल पावर वापस ले ली गई, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे बस एक छोटी सी चीज हो रही थी, बैटल ऑफ खुर्दा। बैटल ऑफ खुर्दा किस किस के बीच में? ये अंग्रेजों के साथ नहीं हुई थी, ये निजाम के बीच में और मराठा के बीच में हुई थी। निजाम वर्सेस मराठा, ठीक है। बस इनके टाइम पीरियड में हुई थी ये बैटल। तो जॉन शोर के टाइम पीरियड में बस इतनी ही चीज़ें हुई थी। अब आगे देखते हैं हम अपने लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली, इसको और पूरा कर लेते हैं आज लॉर्ड वेलेस्ली को। आज काफ़ी हो गए हैं हमारे, 7-8 हो गए होंगे। फिर कल से फिर आगे के कंप्लीट करेंगे। चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली क्या क्या होता है इनके टाइम पे? पहला, सब्सिडरी अलायंस पैक्ट। एक मिनट रुकना। कोई नहीं, वो एरर आ गया था थोड़ा सा। चलिए, सब्सिडरी अलायंस पैक्ट इनके टाइम पे होते हैं। सब्सिडरी अलायंस पैक्ट, ठीक है। अलायंस पैक्ट मतलब ये
जहाँ पे अपना कब्जा नहीं कर पा रहे थे उनके साथ ये क्या कर लेते थे, संधि कर लिया करते थे और फिर मिलके काम करते थे। ठीक है, और इस पैक्ट को इंदौर के जो होलकर होते थे ना, इंदौर के होलकर ने साइन नहीं किया। इस पैक्ट को साइन करने का मतलब था कि अंग्रेज मतलब आपकी एम्पायर की रक्षा करेंगे, जहाँ पे भी आप, जहाँ के राजा हो, सुल्तान हो, नवाब हो, वहाँ की हम रक्षा करेंगे, हमारी सेना रक्षा करेगी, उसके बदले आपको हमें रुपए देने पड़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स की ये मांग थी, तो सभी ने साइन कर लिया था मैक्सिमम, इंदौर के होलकर्स ने इनको साइन नहीं किया था। ठीक है, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था मराठा में, तो इंदौर के होलकर बताए थे आपको। ठीक है, इनके टाइम पे क्या होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, ये इनके टाइम में होता है, और इसी वार में क्या होता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। टीपू सुल्तान क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है, और इसी के बाद एक संधि होती है इन्हीं के टाइम में, कौन सी, बासिन पैक्ट। बासिन की संधि भी कहते हैं इसको, बासिन पैक्ट। कब, 1802 में होता है। किसके अगेंस्ट होता है ये, वर्सेस बाजीराव टू। अभी मैं ना इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये बासिन पैक्ट किसके रिलेटेड हुआ था, बस यहाँ पे इतना जानना है कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सी चीज़ हुई थी। ठीक है, चलूँ आगे, क्योंकि क्वेश्चन मेन ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ही समझो। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली को एक टाइटल दिया गया, क्या, बंगाल का टाइगर। बंगाल का टाइगर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, मैंने आपको कल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कुछ बताया था ना, तो सेंसर लगा दिया इन्होंने, वो अलग था, बट इन्होंने भी क्या किया, सेंसर लगा दिया किस पे, इंडियन प्रेस पे, मीडिया पे, कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते। कब, 1799 में, मतलब अपने कार्यकाल शुरू होने के 1 साल बाद ही। ठीक है, और उसके बाद ये करते हैं 1802 में क्या करते हैं, ये एविंसन पैक्ट को साइन करते हैं, एविंसन पैक्ट। और इसके तहत क्या होता है कि पौंडीचेरी जो था ना, वो फ्रांसीसियों को वापस दे दिया जाता है। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस दे दिया जाता है, जो इन्होंने जीत लिया था वार में। ठीक है, और इसके बाद, हाँ मैं ये बताना भूल गया, 1800 में इन्होंने एक विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे, कोलकाता में, विलियम कॉलेज 1800 में, कहाँ पे, कोलकाता में। अब आप ये सोच रहे होगे कि अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज इंडिया पे राज करना चाहते थे तो उन्होंने इंडियंस को पढ़ाया क्यों, क्योंकि देखो इंडिया में राज करने के लिए उनको दिक्कत आ रही थी कि उनके भाषा को कोई नहीं समझ पा रहा था, किसी चीज़ को कोई समझ नहीं पा रहा था, और ना ही इनके पास काम करने के लिए लोग थे इंडिया में। ठीक है, तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया, खुद के कॉलेजेस बनाए, स्कूल बनाए, एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया इंडिया में, और वो ही बाद में जाके इनके लिए विनाश का कारण भी हुआ, क्योंकि फिर इंडियन पढ़े लिखे होने लगे तो उन्हें अपने राइट्स पता लगने लगे, सब चीज़ों का पता लगने लगा, और फिर धीरे धीरे इसके खिलाफ मतलब आंदोलन हुए, और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का भारत से सफाया हो गया। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग भी स्टार्ट की गई थी, एडमिन ट्रेनिंग भी स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलूँ आगे, इतना ही रखते हैं ना आज, एक और कर लेते हैं, छोटा सा है। लॉर्ड मिंटो वन से पहले ना एक और होते हैं, उसके बारे में और जान लो, सर जॉर्ज बारलो।